नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपसे 2 बातें करना चाहती हूँ। मोदी जी, किसने आपसे कहा कि हमें नालंदा विश्वविद्यालय नए स्वरूप में वापस चाहिए? हमें नालंदा नहीं चाहिए। आपने हमारे टैक्स के 900 करोड़ रुपए यहाँ क्यों खर्च किए? कल फिर कोई बख्तियार खिलजी आएगा और नालंदा को जला देगा। उसके बाद क्या इंतजाम किया है आपने बख्तियार खिलजी को रोकने का? देश में घुसे 5 करोड़ अवैध घुसपैठियों के लिए आपने 10 सालों में कुछ नहीं किया। इनमें न जाने कितने बख्तियार पनप रहे होंगे। जब सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं कर सकते, तो पैसे क्यों व्यर्थ करते हैं? जहां कभी तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक पठन पाठन से जुड़े थे, आज वहां 400 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये 10,000 से 400 कैसे हो गए? इस पर रिसर्च किया आपने? हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृत सुरक्षित रहे, इसकी व्यवस्था पहले करनी थी आपको। जहाँ हिंदू स्वयं सुरक्षित नहीं है, वहाँ एक भवन की क्या बिसात? और हाँ, अगर बख्तियार नहीं आ सका, तो वक्फ बोर्ड दावा कर देगा कि यह जमीन उसकी है और फिर आपका नालंदा एक मस्जिद में बदल जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस द्वारा उपहार स्वरूप वक्फ बोर्ड को दी गई 123 संपत्तियों को वापस लेने के लिए आपने नोटिस तो तुरंत जारी कर दिया था, लेकिन क्या हुआ? वो संपत्तियां वापस आई 5 सालों में? नहीं ना। आपके वश का नहीं है असंवैधानिक तौर पर बने वक्फ बोर्ड को निरस्त करने या उससे जमीनें वापस लेने का। तो फिर रहने दीजिए नालंदा जैसे बड़े बड़े संस्थानों का निर्माण। पहले जो मौजूद है उसे बचाइए, कानून बनाइए, सुरक्षित कीजिए देश को। आपने स्वयं चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में भाषण देते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी बदल रही है। मतलब आपको 10 सालों से पता है ये बात, लेकिन आपने इस मुद्दे को सिर्फ भाषणों तक सीमित रखा। आखिर क्यों? आप तो देश के लिए जीते हैं, फिर देश में इतने बड़े अवैध वोट बैंक को आपने भी अपनी छत्र छाया में फलने फूलने क्यों दिया? वोट बैंक के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के साथ ऐसे समझौते की अनुमति किसी को क्यों मिलनी चाहिए? आपके सरकार की इस कमजोरी को आज हिंदू भुगत रहे हैं। आपको यूरोप की दुर्दशा नहीं दिखती? वे भी कुछ दशक पहले काफी खुशहाल हुआ करते थे। आज वहां अव्यवस्था फैल रही है। आए दिन उत्पात की घटनाएं हो रही हैं। क्या हमें उनसे सबक नहीं लेना चाहिए? हमने अतीत में विदेशियों को ऐसे ही घुसाया था, जिसके परिणाम कालांतर में हमें अत्यंत भयानक मिले। क्या हमें अपने ही अनुभवों से सबक नहीं लेना चाहिए? जो व्यक्ति भारत की सीमाओं में अवैध ढंग से दाखिल हों, यहाँ अवैध ढंग से रहें, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं। आपका यह गांधीवाद देश को बहुत भारी पड़ रहा है। आप बंद कीजिए अपने विकास के चोंचले। हमें विकास नहीं चाहिए, हमें नालंदा नहीं चाहिए, हमें अटल सेतु नहीं चाहिए। हिंदू सुरक्षित रहें तो सैकड़ों नालंदा और अटल सेतु बना लेंगे। देश में मौजूद सैकड़ों प्राचीन धरोहरें इस बात का सबूत हैं कि हमें अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजना आता है। मोदी जी, किसने आपसे कहा कि हमें नालंदा विश्वविद्यालय नए स्वरूप में वापस चाहिए? हमें नालंदा नहीं चाहिए। हमें कोई नई यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्थान नहीं चाहिए। इन पर व्यर्थ पैसा न खर्च करें। चाहे जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लें आप, लेकिन वहाँ पढ़ने वाले बच्चे कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में एक के बाद एक पेपर लीक होते रहेंगे। आपका शिक्षा तंत्र सड़ चुका है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में देश के 15 राज्यों में हुई 45 परीक्षाएं पेपर लीक का शिकार हुई, जिसके बाद करीब 1.5 करोड़ परीक्षार्थी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। यह सिर्फ एक मोटा-मोटा आंकड़ा है। अगर पेपर लीक के इस बेहद गहरे दलदल में उतरेंगे, तो शायद इसकी भयावह हकीकत पर किसी को यकीन नहीं होगा। जानते हैं आप पिछले कुछ सालों में कैसे स्कूल से लेकर तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक ने देश के एजुकेशन सिस्टम में सड़ांध लगा दी है। बावजूद इसके अब तक इस मामले में कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई। आमतौर पर छोटे स्तर के कर्मचारियों पर आरोप लगाकर मामले को बरी कर दिया जाता है। क्यों इतनी लचर है आपकी शिक्षा व्यवस्था? आपके पास इनके लिए समय क्यों नहीं है? अपने भाषणों में आप युवा देश का बखान करते नहीं थकते।
देश की 65% आबादी युवा है। बच्चे इसी उम्र में सपने देखते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उस पर भी अगर उन्हें पेपर लीक जैसी घटनाओं से दो चार होना पड़ेगा, तो फिर क्या कर रहे हैं इन युवाओं के लिए आप? आखिर जब परीक्षाएं और संस्थाएं अपनी नैतिकता नहीं बचा पा रही, तो बच्चे क्या करें? फिर बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं। यह एक नए तरह की सामाजिक क्रूरता और असंवेदनशीलता है। पेपर लीक होने और परीक्षा निरस्त होने से कितने बच्चों ने देश में आत्महत्या कर ली, उसका आंकड़ा है आपके पास? कब तक देश के बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर अपनी उम्र का एक अहम हिस्सा गंवाते रहेंगे? जब आप परीक्षा तक ढंग से नहीं करा सकते, तो यूनिवर्सिटी खोलने की क्या ज़रूरत है? चलने दीजिए, जो जैसे चल रहा है। स्टूडेंट्स को भी कुछ कंपनसेशन या भत्ता दे दीजिए और विकास में लग जाइए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये सारा विकास देश की जनता के पैसों से जनता के लिए ही है, और जब जनता पीड़ित है, दुखी है, तो आपके विकास का क्या अचार डालेगी? मोदी जी, मुझे याद नहीं कि पिछली बार आपने हिंदुओं के लिए कब आवाज उठाई थी। हिंदुओं के अकारण मारे जाने या पलायन करने पर कब आपने कहा था कि ये घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी? कब आपने उस राज्य की सरकार को ऐसे षड्यंत्रों को सख्ती से कुचलने और हिंदुओं को सुरक्षा देने का आदेश दिया था? मुझे बिल्कुल याद नहीं कि राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक और बंगाल से कश्मीर तक कहीं भी किसी भी ऐसी सांप्रदायिक हिंसा पर आपका बयान आया हो जहां हिंदू निशाना बनाए गए हों। हाँ, चुनाव के समय आपको अखलाक से लेकर कन्हैयालाल तक सब याद आए। बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार से लेकर बिहार में धर्मांतरण और डेमोग्राफी चेंज जैसी सारी बातें याद आईं। आपने मुस्लिम जनसंख्या जिहाद से लेकर मदरसों और मज़ारों द्वारा किए जा रहे जमीन जिहाद पर भी खुलकर बोला। मतलब साफ है कि समस्याएं आपको सब पता हैं, लेकिन इन सब के लिए पूरे 10 साल के शासनकाल में आपने न स्वयं कुछ किया, न ही अपनी राज्य सरकारों को फ्री हैंड दिया कि वो कड़ी कार्रवाई करें, बल्कि जिस सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की, आपने उसे भी दबा दिया। पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। हिंदू लड़कियों का अपहरण और उनके जबरन धर्म परिवर्तन के बारे में अनगिनत रिपोर्ट मौजूद है। मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जाती रही हैं। ज्यादातर मंदिरों को अब दुकान और दफ्तरों में बदल दिया गया है। हर साल हजारों लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। लेकिन आप या आपके विदेश विभाग ने कभी इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। हाँ, एक आध बार कड़ी निंदा जरूर की गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पैगंबर पर टिप्पणी का मुद्दा उठाया और दुनिया से कहा कि मोदी के नेतृत्व में धार्मिक स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दुनिया को ये देखना चाहिए और भारत को लताड़ लगानी चाहिए। आप कभी पाकिस्तान से कह नहीं पाए कि वो नेहरू लियाकत समझौते का विरोध कर रहा है। यदि पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं की जाती, तो हम भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकते। उल्टे आप अपनी वैश्विक छवि को सोचकर डर गए। आपने मुस्लिम उत्थान के लिए जी जान लगा दिया, खजाने खोल दिए, सेना और पुलिस के बड़े प्रशासनिक पदों पर उनके चयन को सुलभ बनाया, सभी सरकारी योजनाओं में उनकी 20-25% भागीदारी तय की, एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे में कुरान पकड़ाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। न उन्होंने कभी आपको हितैषी माना, न आपको वोट दिया। काश आपने ऐसा कुछ हिंदुओं के लिए किया होता, तो आज आपको गठबंधन की सरकार नहीं चलानी पड़ती। आपके राहत कोष में जम्मू में अकारण गोलियों से भून दिए गए 10 तीर्थयात्रियों के लिए भी एक पैसा नहीं था, लेकिन कुवैत के अग्निकांड में मारे गए 42 लोगों के लिए लाखों रुपए मौजूद थे। यही किया है आपने पूरे 10 साल। सिर्फ अपनी छवि के लिए काम किया, विशेषकर वैश्विक छवि के लिए। मुझे नहीं पता आपको नोबेल पुरस्कार की इच्छा है या दूसरा गांधी कहलाने की अभिलाषा है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि गांधी को आज तक देश की बहुसंख्यक जनता माफ नहीं कर सकी है। गांधी आज भी अपने जन्म दिवस और मरण दिवस पर अपशब्द ही सुनते हैं।
मोदी जी, अब कैमरे का मोह छोड़िए। 10 सालों में आप बहुत हाइलाइट हो चुके हैं। इतना कि आगे 50 साल तक आपकी चर्चा दुनिया में बनी रहेगी। अब उद्घाटन, भ्रमण, विदेश गमन, दर्शन और हरी झंडी दिखाने से दूर होकर थोड़ा धरातल पर काम कर लीजिए। आपकी शासन प्रणाली बेहद लचर और अप्रभावी है। आप मीटिंग करते हैं, फीडबैक भी लेते हैं, लेकिन उसके आधार पर अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पाते। आप देश की दुर्दशा के मुख्य आधार और हिंदुओं में फैले भयंकर असंतोष को अच्छी तरह जानते हैं। आपको सब पता है, लेकिन आप उसे दरकिनार करके मीडिया में हाईलाइट होने के विषय पर फोकस करते हैं। आप हर दिन अपनी छोटी-बड़ी सभी गतिविधियों को फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से प्रचारित करते हैं, लेकिन अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आपको अपने अब तक के फेल्योर के बारे में मनन करने और उन्हें सफलता में बदलने की आवश्यकता है। शासन-प्रशासन के स्तर पर आपकी सरकार लगभग सभी जगहों पर फेल हुई है या इतनी औसत रही कि कोई प्रभाव नहीं डाल सकी, जिसके फलस्वरूप जनता में असंतोष फैल गया। नतीजा 2024 के चुनाव परिणाम के रूप में सामने आया। मोदी जी, आपको भी पता है कि ये आपके शासनकाल के अंतिम 5 वर्ष हैं और अंतिम का समय लोगों के मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए छाप छोड़ जाता है। आपके नेतृत्व में देश ने बहुत कुछ पाया है, लेकिन आपके बाद भी देश रहेगा और आप अपने पीछे कितना मजबूत संगठन, कितना मजबूत देश और कैसे मजबूत हाथों में अपनी विरासत छोड़कर जाते हैं, ये बहुत मायने रखेगा और उसी तौर पर आपको याद किया जाएगा। लीडर का मतलब होता है कि उसके न रहने पर भी संस्था फलती-फूलती रहे, न कि समाप्त हो जाए। तभी उस लीडर को प्रशंसा मिलती है, तभी उसे लंबे समय तक याद किया जाता है। यदि आपने संगठन को मजबूत नहीं किया, अपनी विरासत को सही हाथों में समय से पहले नहीं सौंपा, तो आप देश ही नहीं, हिंदुओं के साथ भी गलत करेंगे और इसके लिए आपको आजीवन उलाहना झेलनी पड़ेगी। आपके किए सभी अच्छे काम पीछे छूट जाएंगे। इतिहास आपको अंतिम मुगल बादशाह बहादुर जफर की तरह याद रखेगा, जिसके जाने के बाद उसकी सल्तनत समाप्त हो गई थी। और मुझे नहीं लगता कि आप इसे पसंद करेंगे। तो अब कड़े फैसले लेने और ठोस कदम बढ़ाने में जुट जाइए। देश और हिंदुओं के हित की सोचिए। इन छोटी-छोटी टहनियों को संवारने की जगह जड़ों को मजबूत कीजिए, हिंदुओं को मजबूत कीजिए। सनातन के वृक्ष अपने आप हरे-भरे हो जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।